प्रधानमंत्री मोदी ने नामांकन दाखिल कर दिया है। थोड़ी देर पहले वाराणसी में तीसरी बार उन्होंने नामांकन दाखिल किया वाराणसी सीट से, और इससे जुड़ी तमाम तस्वीरें लगातार एबीपी न्यूज आपको सुबह से दिखा रहा है। एक तस्वीर जो सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर है आज की, वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। और नामांकन करने के बाद वो एनडीए के तमाम लीडर्स के साथ बाहर निकले कार्यालय से, वो तस्वीर भी इस वक्त आप देख रहे हैं। नामांकन के वक्त की तस्वीर भी आपकी स्क्रीन पर है और बाहर निकलते वक्त की तस्वीर भी आपकी स्क्रीन पर है। नामांकन कार्यालय के भीतर की जो तस्वीर है वो भी इस वक्त हमने आपकी स्क्रीन पर रख दी है। तो तमाम बड़ी तस्वीरें सुबह से जो हमें मिली हैं वो इस वक्त हमने आपकी स्क्रीन पर रखी है। हमारे सहयोगी नीरज पांडे लगातार वहां पर लीडर से बात कर रहे हैं, रिपोर्ट्स दे रहे हैं, और वही सब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। खुशी की बात है कि बनारस की नगरी में तिबारा माननीय नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं, ये खुशी की बात है। एक नाथ शिंदे जी भी हमारे साथ, एक नाथ शिंदे हैं। शिंदे साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, क्या कहेंगे इसका फायदा? आज खुशी की बात है। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नामांकन पत्र भरने के समय हम लोगों को यहाँ मौका मिला। हम सब लोग भाग्यवान हैं और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रफुल्ल जी, क्या लगता है कि काशी में पिछले जो 2 चुनाव हुए उनसे ये बड़ी जीत होने वाली है? सभी रिकॉर्ड ब्रेक होने वाले हैं। काशी में ही नहीं, पूरे देश में आप देखेंगे कि एक अलग ही माहौल मोदी जी के नेतृत्व में आज एनडीए का दिख रहा है। और हमारे महाराष्ट्र में भी सारी जो लोगों की आशंकाएं हैं वो दूर हो जाएगी और पहली बार से भी ज्यादा वोट लेकर शिंदे जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में विजय होने वाली है। रामदास अठावले जी भी हैं आपके सहयोगी। अठावले जी, कुछ गीत के माध्यम से आप बताइए कैसे रहेगा ये? नहीं, बताना चाहते हैं कि हम नहीं मानेंगे हार, हम नहीं मारेंगे हार, हम करेंगे 400 पार। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री तीसरी बार बनेंगे और हम ये जो जंग है, नरेंद्र मोदी जी लड़ रहे जंग और बदल देंगे भारत देश का रंग। ये थे रामदास अठावले, एक नाथ शिंदे, और उसके बाद आपने देखा कि एक नाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री हैं वो थे। उनका साफ कहना है कि 400 पार का जो नारा है उसको हम पूरा करेंगे और इस बार एक बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है। ये देखिए, आप देखिए इस गाड़ी में गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा, दोनों बड़े नेता इस समय निकल रहे हैं। जेपी नड्डा को आप देख सकते हैं, गृह मंत्री अमित शाह को देख सकते हैं। दोनों नेता इस समय नामांकन के बाद निकल रहे हैं यहाँ से, और नामांकन चूंकि हो चुका है इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन के बाद गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा, दोनों लोग एक ही गाड़ी में सवार होकर इस समय निकल रहे हैं। ये एक बड़ा मंच था, बड़ा माहौल था। एनडीए के सभी बड़े नेता यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने बारी बारी से प्रधानमंत्री के समर्थन के लिए अपने राज्यों से निकलकर यहाँ पहुंचे थे। आइए कुछ और लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं, आपकी बात कराते हैं। एनडीए के तमाम घटक दल, तमाम नेता इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। आप यहाँ किस तरीके का मैसेज देने की कोशिश की है पूर्वांचल में? देखिए, आज पूरे देश का 140 करोड़ मतदाता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है और पूरा देश आज। तो तस्वीरें आपने देखी। आइए हमारे साथ जो वरिष्ठ पत्रकारों का पूरा पैनल मौजूद है, उनसे आपका परिचय करवा दें और सबकी टिप्पणी ले लें नामांकन की इन तस्वीरों पर, और उनसे जान लें कि इसमें सबसे खास क्या है। वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी हमारे साथ हैं, विनोद अग्निहोत्री जी, विजय त्रिवेदी जी, अभय दुबे जी। प्रदीप जी से शुरुआत करेंगे। सर, ये जो सुबह से हुआ है नामांकन का पूरा कार्यक्रम और जो बड़ी तस्वीरें आपने देखी, इसमें सबसे महत्वपूर्ण आपने क्या देखा? नहीं, देखिए, बड़े नेताओं की, अलग अलग पार्टियों के बड़े नेता जो होते हैं उनकी 2 श्रेणी होती है मेरे हिसाब से।
एक वो जो नेता उनको लगता है कि हम इस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ये इस निर्वाचन क्षेत्र के वासियों के लिए गर्व का विषय है, तो उनके बीच में एक गर्व की अनुभूति कराते हैं और वो फिर कॉन्स्टिट्यूंसी में काम कराने का उनको लगता है कि ये छोटे काम हैं, ये जो विधायकों को करना चाहिए या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उनके लोगों को, पार्षदों को कराना चाहिए, वो कॉन्स्टिट्यूंसी के विकास पर उस तरह से ध्यान देने की ज़रूरत नहीं समझते। दूसरी श्रेणी होती है जो इस बात को तो रेखांकित करते ही हैं कि उनके आने से जो है उस क्षेत्र का गौरव बढ़ा है, साथ में उस कॉन्स्टिट्यूंसी के डेवलपमेंट पर भी उतना ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। जिस तरह की राजनीति पिछले 25-30 साल में हुई है, वोटर की महत्वाकांक्षा बढ़ती जा रही है, विकास की जो महत्वाकांक्षा, जो आकांक्षा है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो नेता बड़ा हो या छोटा, उसको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को नर्स करना पड़ता है। मेरा मानना है कि नरेंद्र मोदी दूसरी श्रेणी के नेताओं में आते हैं। इसलिए आप देखें बनारस में जब वो 2014 में आए थे और अब जब 2024 में नामांकन कर रहे हैं, तब जो परिवर्तन आप दिखाई देगा विकास के क्षेत्र में, वो बहुत बड़ा परिवर्तन है। ठीक है, दो कैटेगरीज की बात आपने की। अग्निहोत्री जी, ये जो तस्वीर थी कार्यालय से बाहर आते वक्त हमने देखा एनडीए के लीडर्स उनके साथ मौजूद थे और सारे जो है वो एक तरीके से बाहर आए। इस तस्वीर को आप कैसे देखते और समझते हैं? देखिए, ये एक तरह से मोदी जी का नामांकन तो है ही, और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री होने के साथ साथ बनारस के सांसद भी हैं और एनडीए के सबसे बड़े नेता हैं। तो एक तरह से एनडीए की एकजुटता का प्रदर्शन भी था। चूँकि अभी 3 चरणों का वोट होना है और ये लाइव तस्वीरें हर चैनल पर दिखाई जा रही हैं, तो ये संदेश भी देना है कि एनडीए जो है उसके अंदर किसी तरह का कोई आपसी वो नहीं है, सारे नेता मोदी जी के साथ एकजुट हैं और एनडीए का शक्ति प्रदर्शन भी इसको कह सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि एक लगातार विपक्ष की तरफ से ये आरोप लगता है कि मोदी जी बहुत सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिक्स करते हैं, एक सिंगल मैन पॉलिटिक्स का जो आरोप लगता है, ये उसको भी एक तरह से, उस धारणा को भी ध्वस्त करने का प्रयास है कि वो सबको साथ लेके चलते हैं। और इसी तरह सारे नेता, वो चाहे एकनाथ शिंदे हों, चाहे रामदास अठावले हों, चाहे जयंत चौधरी हो, चाहे चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, तो एनडीए के जो, और देखिए एनडीए क्या है, एनडीए बीजेपी के सामने, एनडीए बीजेपी अगर हाथी है तो एनडीए उसके पीछे चलने वाले छोटे छोटे समूह हैं। तो उसके बावजूद अगर सबको साथ लेके नरेंद्र मोदी अपने क्षेत्र में खड़े हुए दिख रहे हैं लोगों को, तो ये एक संदेश है देश की जनता को, मतदाता वर्ग को भी, कि एनडीए में सबका महत्व और सबका सम्मान बरकरार है। त्रिवेदी साहब, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, आप कैसे देखते हैं? बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे विनोद जी ने जिस बात का जिक्र किया वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, 2 इस समय गठबंधन है, एक एनडीए गठबंधन है, एक इंडिया गठबंधन है। एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी, सबसे ताकतवर पार्टी है, प्रधानमंत्री उसके मजबूत नेता हैं और आज की तारीख में 303 सीट उनके पास है, तो उनको बहुमत के लिए भी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन उसके बाद भी आज नामांकन में भी सभी सहयोगी दलों को एक बराबरी की हिस्सेदारी या शामिल होना दिखाना, ये एनडीए को साथ रखना एक तरह का ज़रूरत है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है जहां हर दल कमोबेश बराबर है। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, लेकिन वहां हर दल को उस गठबंधन में ज़रूरत है दूसरे दल की, और गठबंधन को हर दल की ज़रूरत है, लेकिन वहां पर वो एकता दिखाई नहीं दे रही, जिससे वोटर निराश दिखाई देता है आज की तारीख में कि भाई इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन के खिलाफ ताकतवर लड़ाई लड़ता हुआ नहीं दिख रहा। तो जहां ज़रूरत है वहां वो एकता नहीं दिखाई दे रही, जहां ज़रूरत नहीं है वहां भी वो एकता दिखा रहे हैं। जो विनोद जी ने जिस बात का जिक्र किया कि आप वन मैन पॉलिटिक्स, सेंट्रलाइज पॉलिटिक्स की बात नरेंद्र मोदी की करते हैं, उसको कम से कम सार्वजनिक तौर पर वो बता रहे हैं कि जब ज़रूरत नहीं है तब भी सबको याद करके सबको साथ लेकर चलने की एक्सरसाइज की जा रही है। ठीक है, अभय दुबे साहब, ये जो नामांकन का कार्यक्रम रहा है सुबह से, पिछले 2 नामांकन से कैसे भिन्न रहा, कैसे अलग रहा? देखिए, हमारे साथियों ने जो बातें कही हैं उनसे तो मैं सब सहमत हूं ही, लेकिन जो चीज़ जो उपस्थित है वो हम सब लोगों को दिख रहा है, जो अनुपस्थित है वो हम नहीं देख पा रहे हैं, उसको यहाँ पर दिखाने की आवश्यकता है। यहाँ पे जो एनडीए की जिस एकता की यहाँ चर्चा हो रही है, उसमें उनके दक्षिण भारतीय जो उनके सदस्य हैं एनडीए के, वो पूरी तरीके से अनुपस्थित हैं। यहाँ पे तेलुगु देशम का कोई भी आपको प्रतिनिधि नहीं दिखाई पड़ रहा है। तमिलनाडु में भाजपा ने एक मोर्चा बनाया था, वो लोग गैर हाजिर हैं, और मेरे ख्याल जनता दल सैकुलर को तो खुद भाजपा ही ने कह दिया होगा कि आप मत आइएगा, क्योंकि वो तो सेक्स स्कैंडल से आक्रांत पार्टी है। तो जहां जहां भारतीय जनता पार्टी महातत स्थिति में है,
यानी कमजोर स्थिति में है, वो लोग यहाँ पर अनुपस्थित दिख रहे हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी का हाथ ऊपर है और जहां पर एनडीए के जो सदस्य हैं वो भाजपा पर निर्भर हैं, वो सब लोग यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। ये इस एकता का एक दूसरा पार्ट। हमारे सहयोगी वीरेश पांडे ने डॉक्टर संजय निषाद से बात की है, वो बातचीत भी आपको दिखाई देते हैं। संजय निषाद हमारे साथ हैं, नामांकन में आप थे, क्या उम्मीद करते हैं यहाँ पे? पूरा यहाँ गंगा पुत्र भरे हुए हैं, बनारस में पूरी गंगा के किनारे है, यहाँ घूमती भी आई हुई है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। गंगा पुत्रों के लिए मोदी काम कर रहे हैं, तो गंगा पुत्रों की जिम्मेदारी बन रही है मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाए देश में। पहली बार संकल्प पत्र में जगह दिया गया, पहली बार एक निषाद के घर जाके चाय पिया, पहली बार एक निषाद राम मंदिर बनाया और उसमें निषाद राज की मूर्ति लगाया, पहली बार निषादों का इतिहास है, निषाद राज का किला इलाहाबाद है। तो ये आज के निषादों को कोई सम्मान दिया है, सुरक्षा दिया नहीं है, तो आज के दिन में मोदी ने दिया, इसलिए मोदी को 400 पार एनडीए सरकार होगी, हम लोग जिताएंगे। ठीक है। जैन जी नामांकन में थे, गठबंधन में है, क्या उम्मीद करते हैं? बहुत अच्छी उम्मीदें हैं देश के लिए। देश के लिए जिस विजन के साथ काम हो रहा है उसी दिशा में और मजबूती मिलेगी। बनारस के लोगों से यही उम्मीद है। यहाँ नामांकन में आज इस प्रक्रिया में सारे देश के विभिन्न कोनों से नेता आए थे। हमारे लिए सौभाग्य, ये विशेष अवसर है हमारे लिए। तो अब की बार 400 पार का जो नारा है वो कितना सार्थक है, हो पाएगा नहीं हो पाएगा? बनारस में खड़े होकर बात की जा रही है तो वो सार्थक अपने आप हो जाती है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओम प्रकाश राजभर जी, राजभर जी नामांकन में आप थे, गठबंधन में इस बार हैं, पिछली बार नहीं थे, तो इस बार आपके होने से जो 400 पार का नारा है वो कितना संभावित है, कितना होने की उम्मीद है? देखिए, पहले तो हम माननीय देश के प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करते हैं कि वो बनारस की धरती पर चुनाव लड़ रहे हैं। ये बनारस के लोगों के लिए बहुत ही अच्छा अवसर है कि 543 सीटों में जो चुनाव हो रहे हैं, बनारस के लोग सबसे ज़्यादा वोट से माननीय प्रधानमंत्री जी को जीता में, और माननीय मोदी जी को बनारस चुनाव लड़ने से उत्तर प्रदेश योगी जी के नेतृत्व में 80 की 80 सीट जीतेंगे और देश में 400 पार का जो नारा है वो साकार होगा। और यहाँ कितने से जीतेंगे प्रधानमंत्री जी? 543 सीटों में सबसे ज्यादा वोट से जीतेंगे। ये देखिए आप तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और देखिए उनका अभिनंदन कर रहे हैं प्रफुल्ल पटेल, एनसीपी अजित पवार गुट के नेता हैं, और एनडीए के दूसरे लीडर्स को भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, अनुप्रिया पटेल, इसके अलावा डॉक्टर संजय निषाद, और प्रधानमंत्री के साथ गृह मंत्री अमित शाह को भी आप देख सकते हैं। तो ये एनडीए के लीडर्स यहाँ पर प्रधानमंत्री का अभिनंदन कर रहे हैं, उनका अभिवादन कर रहे हैं। असम गण परिषद के नेता भी इस वक्त वहाँ पर आप देखिए उनका, और चिराग पासवान ने भी प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया। ये इस वक्त की ताज़ा और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लाइव वाराणसी से। चंद्रबाबू नायडू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उनके साथ बैठे हुए हैं वहां पर। तो एनडीए के लीडर्स के साथ बीजेपी के जो सीनियर लीडर्स हैं वो भी यहां पर प्रधानमंत्री के साथ मौजूद हैं। ऐसे अभिनंदन किया प्रफुल्ल पटेल ने, और एकनाथ शिंदे जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उनको भी आप देख सकते हैं। तो एनडीए की लीडरशिप और बीजेपी की टॉप लीडरशिप, ये सब इस वक्त आपको इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। थोड़ी देर पहले एनडीए के लीडर्स के साथ भी वो मौजूद थे। देखिए बड़ी तस्वीरें, नामांकन के लिए जब पहुंचे कार्यालय उस वक्त की तस्वीर, इसके अलावा जब वो पर्चा उन्होंने भरा उस वक्त की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। तीसरी बार उन्होंने नामांकन दाखिल किया है और एनडीए के लीडर्स ने उनका अभिनंदन किया। इसके बाद और एनडीए का शक्ति प्रदर्शन भी सामने आया नामांकन के दौरान और नामांकन के बाद। वो तस्वीर भी इस वक्त हमने आपकी स्क्रीन पर रखी है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का एक पैनल है जिनके साथ हम समझ रहे हैं इन तस्वीरों के मतलब, इसके अर्थ, इसके निहितार्थ और इसके तमाम आयाम। प्रदीप सिंह जी हमारे साथ हैं। प्रदीप जी, अब अभी एनडीए के लीडर्स के बारे में बात कर रहे थे, उसके बाद बैठे भी वो उनके साथ और उनका अभिनंदन किया गया, और ये बैठक वाराणसी में हुई नामांकन के फौरन बाद। तो एक तो तस्वीर मायने रखती है, उसके बाद फौरन ये बैठक, इसमें क्या विशेष है? नहीं, देखिए बीजेपी और ख़ास तौर से जब से नरेंद्र मोदी और अमित शाह है तब से ये खास बात है कि वो कॉरपोरेशन का चुनाव भी उसी शिद्दत से, उसी जो है गंभीरता से लड़ते हैं जैसे विधानसभा या लोकसभा का चुनाव।
तो कोई चुनाव जो है वो आसान नहीं होता किसी पार्टी के लिए, किसी नेता के लिए। चाहे जितनी आपकी लोकप्रियता हो, चाहे जितनी आपके पक्ष में हवा हो, चुनाव होता है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, उसको लाइटली लेंगे और गंभीरता से नहीं लेंगे, तो आपके लिए खतरा हर समय मौजूद रहता है। तो इसलिए हर समय चौकन्ना रहने की, जो भी हर पार्टी के लिए कह रहा हूँ कि ये अगर सोचकर कोई नेता या कोई पार्टी या कोई उम्मीदवार चलता है कि हमारी जीत में तो कोई शंका है ही नहीं, हम तो जो है जीत ही रहे, करें कुछ करें चाहे ना करें, तो ऐसा नहीं होता है। वोटर भी इस बात से नाराज़ होता है अगर उम्मीदवार एक्टिव ना हो, अगर उम्मीदवार जो है क्षेत्र में ना निकल रहा हो। तो ये जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुजरात से ये खूबी रही है कि हर चुनाव को ये समझकर लड़ो कि आखिरी चुनाव है। अग्निहोत्री साहब, अभी अभय दुबे जी ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि कुछ एनडीए के दलों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इस पर आपका क्या कमेंट है? नहीं, वो जैसे चंद्रबाबू नायडू थे उस वक्त तक दिखाई नहीं पड़े थे स्क्रीन पे, इसलिए अभय जी ने कहा। अब तमिलनाडु के जो दल हैं वो बहुत आंचलिक किस्म के दल हैं, उनको शायद हो सकता है उनमें कोई हो, हम उनको पहचान ना पा रहे हैं उनके नेता को, ये भी संभव है। तो वो बात मुझे लगता है कि ठीक है, वो आंशिक तौर पर उसको आप कह सकते हैं। कमोबेश एनडीए में जो लोग हैं, जो प्रमुख दल हैं, उनका प्रतिनिधित्व था उसमें। तो ये नहीं कह सकते कि एनडीए के फला दल ने कोई बहिष्कार किया हो या कोई नहीं आया हो, किसी कारणवश ना पाया हो, अलग बात है। लेकिन चूंकि नरेंद्र मोदी जी का नामांकन था, प्रधानमंत्री का नामांकन था और एनडीए के सर्वोच्च नेता का नामांकन था, तो सबका आना स्वाभाविक था। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो प्रदीप जी ने कही कि आज ही एक अखबार में एक्सप्रेस में इंटरव्यू में जो शिंदे जी का इंटरव्यू छपा, इसमें कहा कि प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि चुनाव को आप हल्के में मत लीजिए, लाइटली मत लीजिए, ओवर कॉन्फिडेंस मत होइए। यानी नरेंद्र मोदी जी संघ से संगठन में आए और संगठन के ही व्यक्ति रहे हैं, तो उन्हें ये मालूम है कि कोई भी चुनाव, वो जब गुजरात विधानसभा का चुनाव लड़ते थे मुख्यमंत्री रहते हुए, तब भी कोई बड़ी चुनौती सामने नहीं होती थी, लेकिन वो एक एक सीट, एक एक इलाका, एक एक वोटर समूह वर्ग सबको ध्यान में रख के चुनाव लड़ते थे। वही वो लोकसभा में भी यही संदेश उन्होंने शायद आज की बैठक में भी, जो बैठक बनारस में आप कह रहे हो रही है एनडीए घटक दलों के, उसमें भी ये बात कही होगी उन्होंने कि भाई चुनाव की तरह लीजिए और ओवर कॉन्फिडेंस मत होइए। ठीक है, महत्वपूर्ण बात। प्रधानमंत्री मोदी के जो 4 प्रस्तावक थे, उनमें एक पंडित गणेश्वर शास्त्री भी थे। पंडित गणेश्वर शास्त्री वही हैं जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकाला था। वाराणसी में उनसे बात की एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता ने। मोदी जी के प्रस्तावक हमारे साथ में, बस एक मिनट का ये बताइए कि आप जो यहाँ पर पहुंचे तो पीएम को कुछ सलाह भी दी थी, क्योंकि आपने राम मंदिर की तारीख तो निकाली थी, लेकिन आज नामांकन की भी कुछ वक्त नहीं, तो प्रधानमंत्री ने प्रस्तावक बनाया आपको। हाँ, तो कैसा अनुभव, क्योंकि आपको कब बताया गया कि आप प्रस्तावक होंगे? और अरे अभी प्रधानमंत्री कार्यालय से आया 2-3 दिन पहले। अच्छा, क्या बताया गया कि आपको प्रस्तावक बनना है? हाँ। और कितने बजे पहुंचना है? अभी कुछ नहीं। प्रधानमंत्री से यही मुलाकात हुई, कोई बातचीत हुई? नहीं, यही हुई, यही मुलाकात स्वास्थ्य के विषय में। जी, स्वास्थ्य के विषय में। हाँ। तो आपने जब राम मंदिर की जो तारीख 22 तारीख का निकाला था, तो उसी दौरान प्रधानमंत्री के संपर्क में आए थे? उससे पहले भी? नहीं, उससे पहले नहीं। उससे पहले नहीं, तभी आज आए थे। और अब ये जो क्या शुभ मुहूर्त है जब नामांकन हुआ? गुरुजी अच्छा ही है। तो जो 4 प्रस्तावक थे उनमें से एक की बात आपने सुनी। त्रिवेदी साहब, ये जो प्रस्तावक थे, ये जिस अलग अलग समाज से आते हैं, जाहिर सी बात है इसके पीछे भी एक मैसेज है। बिल्कुल, इसको भी डिकोड करना पड़ेगा। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात है जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का यदि सार्वजनिक जीवन देखा जाए तो जब वो 2001 में मुख्यमंत्री बने 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात में, और उसका उपचुनाव लड़ा और उससे आज तक वो एक भी चुनाव नहीं हारे, पहली बात। दूसरी बात, उनका जो विनिंग मार्जिन है लगातार बढ़ता रहा है हर जगह पर। वो गुजरात में भी, यहाँ पर भी 2014 में 2,70,000 के करीबन था, फिर और बढ़ गया 4,80,000 हो गया, और इस बार भी उनका बढ़ सकता है। अब जैसे 4 प्रस्तावकों में आपने विद्यार्थी जी का जिक्र किया कि वो राम मंदिर का था, उसमें उन्होंने एक जो है ओबीसी समाज से भी लिया है, एक दलित समाज से भी लिया है। तो इसको ध्यान रखते, पिछली बार भी एक डोम राजा थे, उससे पहले छन्नू महाराज थे। तो ये सब चीज़ों को भी कि समाज के हर वर्ग का एक प्रतिनिधित्व वहाँ पर दे, एक तरह से उसकी जानकारी वहाँ पर मिले। कल का आप रोड शो देख रहे होंगे कि 6 किलोमीटर का रोड शो, 2.5 घंटे का रोड शो उन्होंने किया है, लंका से लेकर वहाँ तक पूरा का पूरा। तो उसमें बनारस के लोगों के साथ कनेक्ट होता है। जो प्रदीप जी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि वोटर इस बात से नाराज होता है कि आप अपने आप को बड़ा समझने लगे हैं क्या आजकल, कि आप आते भी नहीं हैं। प्रधानमंत्री का यदि देखें 2014 से 2024 10 साल में उन्होंने 44
44 बार वाराणसी का दौरा किया है। और वो दौरा का मतलब है कि वो वहाँ पर लोगों से उस समय मिले हैं, कमिटमेंट के साथ बात की है, जो उनकी बातें हैं उनको सुनी है, उसके डेवलपमेंट पर काम किया है। और मैं कई बार वाराणसी गया, वहाँ पर प्रधानमंत्री हर क्षेत्र में होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का वहाँ पर संसदीय कार्यालय है। संसदीय कार्यालय 24 घंटे खुला रहता है और वहाँ एक जिम्मेदारी दी गई है कि हर सैटरडे संडे को केंद्र का एक मंत्री वहाँ रहता है, केंद्र सरकार का एक मंत्री वहाँ रहता है, राज्य सरकार के मंत्री हर 2-3 दिन में वहाँ पर आते जाते रहते हैं। और वो जो 24 घंटे कार्यालय है वो वहाँ पर जो शिकायतें आती हैं उन पर ध्यान देता है। एक और योजना प्रधानमंत्री ने शुरू की थी, सांसद ग्राम योजना। जी जी, प्रधानमंत्री के जितने गांव मैंने देखे हैं, यदि वैसे ही गांवों को पर सांसद सीरियसली लेते तो मेरे ख्याल से अब तक बहुत सारे गांवों की सूरत बदल जाती। तो प्रधानमंत्री एक एक चीज का निर्णय कर रहे हैं। और ये जैसे आप तस्वीर देख रहे हैं कि सभी दलों को लाया गया जिसकी जरूरत नहीं थी, तो वो भी एक माहौल बनाने के लिए कि हम सब साथ साथ हैं, ये जो पिक्चर होती है जी जी, उसमें भी काम करते हैं। तो प्रधानमंत्री हर चीज का एक मायने से देखते हैं कि किस तरह से उसको काम में लिया जाए, कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है और उसका क्या मायना होगा, चाहे वो प्रस्तावक हों, चाहे बैठक में लोग आने वाले लोग हैं, शामिल हो रहे हैं, या सारे गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं, इस पर प्रधानमंत्री बारीकी से काम करते हैं। दुबे साहब, ये तो स्वीकार करना पड़ेगा कि ये जो अजय ताकत है चुनाव जीतने की, जिसका जिक्र अभी त्रिवेदी साहब कर रहे थे, जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत केयरफुली प्लान किया जाता है, उसके पीछे बड़ी ज़बरदस्त योजना होती है और हमेशा अलर्ट रहना और नई जो बातें हैं उनको भी सामने रखना, नए तरीके से सोचना भी एक विषय है। इसमें कोई शक नहीं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ने की और जीतने की एक असाधारण मशीन में बदल दिया है। और इस पूरी प्रक्रिया ने भारतीय जनता पार्टी में एक सेफोक्रेटिक एलिमेंट का प्रवेश किया है, चुनाव शास्त्रीय एलिमेंट का तत्व का, सेफोक्रेटिक, सेफोलॉजी से आया है शब्द ये, उसका प्रवेश किया है। और भाजपा कई इस तरह से एक बहुत ही विशाल और बहुत ही पराक्रमी किस्म की सेफोक्रेटिक पार्टी बन गई है। दूसरी भी छोटी छोटी सेफोक्रेटिक पार्टियां हैं, क्षेत्रीय दल भी सेफोक्रेटिक पार्टी है, आम आदमी पार्टी भी एक सेफोक्रेटिक पार्टी है कि नहीं। तो ये इस तरह से ये पूरा युग, पिछले 10 साल का जो युग है, 10 साल का दौर है, ये देश में सेफोक्रेटिक पार्टियों के उदय का दौर है, जिसने पूरे लोकतंत्र में केवल चुनाव लड़ने को ही, लोकतंत्र का मर्म जो है वो चुनाव में ही कर दिया है। ये बात सही है, चुनाव लड़ने सत्ता मिलती है, लेकिन चुनाव लड़ने सत्ता मिलती है तो लोकतंत्र के और भी कुछ रूप हैं, और भी कुछ उसके पहलू हैं चुनाव के अलावा। लेकिन इसमें चुनाव के ऊपर इतना अहिर्निश फोकस है लगातार, जिसकी वजह से लोकतंत्र चुनाव में सीमित हो गया। इसका नाम इस चीज की खूबियां भी हैं और इस चीज की सीमाएं भी हैं। खूबियां हम देखते हैं, सराहते हैं, मेरे ख्याल से सीमाओं की तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से पर्चा भर दिया है और नामांकन से पहले पीएम मोदी वाराणसी के काल भैरव मंदिर भी गए और उन्हें पुजारी पंडित बबलू मिश्रा ने वहां पर पूजा करवाई और उनसे बात की हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय ने। हम इस समय काल भैरव मंदिर के भीतर हैं, हमारे साथ यहाँ के पुजारी हैं जिन्होंने पूजन करवाया प्रधानमंत्री मोदी को। आपका नाम क्या है? बबलू मिश्रा। मिश्रा जी, मुझे बताइए, मोदी जी यहाँ पर आए, क्या पूजन हुआ और किस तरह से परंपराएं निभाई गई यहाँ पर? जो परंपराएं निभाई, काल भैरव अष्टक पढ़ा गया और कपूर से आरती की, आशीर्वाद दिए, चले गए। भैरव अष्टक पढ़ा आपने? हाँ हाँ। कितना देर करीब यहाँ रहे वो? 10 मिनट। 10 मिनट रहे। तो यहाँ पर किस तरह से पूजा पाठ परंपरा होती है काल भैरव में और इसका महत्व क्या है मिश्रा जी? महत्व जो काशी में आएगा पहले इनका दर्शन करने के बाद है कोई कार्य करेगा। काल भैरव में जो आएगा माथा टेकेगा, उसके बाद कोई शुभ कार्य करेगा। चूंकि आज मोदी जी का नामांकन था, नामांकन के भक्ति विभोर देखा होगा उनको आपने? एकदम भक्ति विभोर हो गए, बाबा का आशीर्वाद लेके निकल गए। मंत्रों का पाठ? हाँ, मंत्रों का पाठ हुआ है। मोदी जी ने कुछ कहा भी, कुछ इच्छा? अब बाबा के सामने इच्छा जाहिर किए होंगे तो प्रभु जाने। आपसे कोई बातचीत हुई? हाँ हुई। क्या कहा आपसे? ठीक है, बाबा उनके ऊपर कृपा बनाए रखे। तो यहाँ आने का मतलब जीत का आशीर्वाद है? हाँ, जीत का आशीर्वाद है। जीत का आशीर्वाद मिल गया है मोदी जी को? जी, मिल गया जीत का आशीर्वाद प्रचंड बहुमत से। प्रचंड बहुमत से जी। 2014, 1924 तीनों में यहीं आए और आप यहाँ मौजूद थे? हाँ जी, हम मौजूद थे, हम ही पूजा कराए। तीनों में आप ही पूजा कराए? हाँ। तो इस बार की जीत उन सबसे बड़ी जीत होगी? बहुत बड़ी जीत होगी। ये बाबा का आशीर्वाद मिल गया? ये बाबा का आशीर्वाद है। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो महंत जी हैं और ये कह रहे हैं कि जीत का आशीर्वाद मिल गया है और ये जीत
पिछली जो 2 जीतें हुई हैं उनसे भी बड़ी जीत होगी, उनसे भी प्रचंड जीत होगी। काल भैरव का मंदिर है, बाबा का यहाँ पर आशीर्वाद लिया है पीएम मोदी ने और विजय की कामना उनके लिए यहाँ पर की गई है और वही यहाँ पर भक्ति और आध्यात्मिकता की तस्वीर दिखाई दे रही है। कैमरामैन सुनील पांडे के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, काल भैरव मंदिर।